तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देखेंगे पार्ट 1 करवक का। इससे पहले वीडियो में हमने सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लिए थे। सब्जेक्टिव अभी देखेंगे क्लास 12 का, और टेस्ट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि साप्ताहिक आप टेस्ट कैसे दे सकते हैं, जांच परीक्षा कैसे दे सकते हैं। तो हम विशेष इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे और सीधे चलेंगे टॉपिक पे। पूरा चैप्टर को हम लोग कवर करने वाले हैं। ये आपका करवक है, पाठ 1 है पदखंड का, जिसका लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। कविता का सारांश पहले हम लोग पढ़ेंगे। सारांश मतलब होता है कि इसमें आपको पूरा चैप्टर को फिनिश किया गया है, अर्थ सहित इसमें समझा के दिया गया है। जिसके बाद आपको नीचे में आपको उत्तर हम बताएंगे। सभी प्रश्न को आप अगर पढ़ लेते हैं ध्यान से, यकीनन आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, किताब की बुक की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। तो यह प्रस्तुत जो है पंक्ति प्रस्तुत कविता जो है करवक मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत के क्रमशः प्रारंभिक और अंतिम छंदों से लिया गया है। याद रखिएगा, पद्मावत के प्रारंभिक मतलब शुरुआत और अंतिम छंदों से ये लिया गया है। कंप्लीट होगी, इस बात को आप समझ गए होंगे। प्रारंभिक स्तुति खंड से उद्दित प्रथम करवक में कवि और काव्य की विशेषताएं निरूपित करते हुए दोनों के बीच अद्वैत व्यंजना की गई है, मतलब बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। कवि विनम्र स्वभाव से अपने रूपहीनता और एक अखफन की प्राकृतिक दृष्टियों और द्वारा महामंडित करते हुए रूप को गौण तथा गुणों को महत्वपूर्ण बताते हुए हमारा ध्यान आकर्षित किया है। बहुत ही अच्छे लाइन इसमें दिए हैं। प्रस्तुत किया है कि इसके इन्हों गुणों के कारण ही पद्मावत जैसे मोहक काव्य की रचना संभव हो। देखिए, इसमें आप पढ़िएगा कि लेखक जो थे वो अंधा थे, उनके पास एक अवगुण था, अंधा थे, उसके बाद भी वो उसके पास गुण था। अब गुण क्या था, तो ये चीज को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। द्वितीय भाग में जो है करवक में बताया गया है कि संहार खंड से उद्धृत है, जिसमें कवि अपने काव्य उसकी कथा सृष्टि का वर्णन है। बताते हैं कि उन्होंने इस गाढ़ी प्रीति के नयन जल में भी कोई रक्त की नाई लगाकर जोड़ा है। इस तरह से यहाँ पे वर्णन जो है बहुत ही अच्छी लाइन से किया गया है। तो इस सारांश को आप पढ़ के समझ सकते हैं। हम प्रश्नों को लेते हुए चलेंगे और जो भी प्रश्न आपको बताने वाले हैं वो सभी के सभी भी आए, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न होंगे। तो आप लोग को यहाँ पे सब्जेक्टिव का पहला प्रश्न जो है काफी इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। तो दोस्तों, कवि जो है अपने एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों करते हैं। दर्पण देखिए एक आईना के समान होता है, वो भी एक आंख के समान होते हैं। जैसा आप रहेगा वैसा दर्पण आपको खड़ा करके प्रतिबिंब बना देगा। तो कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से इसलिए की है क्योंकि दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है। जैसा आप हैं वैसा वो आपको बना देगा, कहीं से कोई उसमें आपको खोट नहीं है। उसमें मनुष्य की वैसी प्रतिछाया दिखती है जैसा वह वास्तव में होता है। कवि स्वयं को दर्पण के सामने स्वच्छ निर्मल भावों से ओतप्रोत मानता है, यानी अपने आप को ओतपोत, अपने आप को खुलापन मानते हैं। उसके हृदय में जरा सा भी कृत्रिमता नहीं है। जरा सा भी जो है कुछ कृत्रिमता मतलब मानवीय निर्मित कोई वस्तु नहीं दिख रहा है। उसके इन निर्मल भावों के कारण ही बड़े बड़े रूपवान लोग उसके चरण पकड़कर लालसा के साथ उसके मुख की ओर निहारते हैं। तो इसलिए इन्होंने दर्पण की तुलना अपनी एक आंख से की है कि दर्पण क्या होते हैं, स्वच्छ और निर्मल होते हैं। वो आपका जैसा भी मनुष्य है, जैसा आप रहेंगे वैसे वो आपकी क्या करेगी, छाया बना देगी, प्रतिबिंब बना देती है। तो इस तरह से आपका पहला प्रश्न फिनिश होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन हो जाना है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, सबसे पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाए, नीचे आपको लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से या आप इस नंबर से आप ज्वाइन हो सकते हैं जहाँ से फ्री पीडीएफ मिलेगा 75 63 93 0248। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप ज्वाइन हो सकते हैं। पूरा कोर्स आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। यूट्यूब का ये पहला ऑफर होगा और भरोसा बैच आपको पूरी तरह से भरोसा दिला दे कि सभी प्रश्न आपके एग्जाम में 100% टकराएंगे। परीक्षा से 30 मिनट पहले हम आपको प्रश्न भी देंगे, तो इसीलिए आप हमें शुरू से अभी से जुड़े रहिए। गारंटी के साथ आपको बहुत बेहतर अंक आ जाएगा, कम से कम तो इतना प्लस नंबर आ जाएगा। अगर आपके पास तैयारी के लिए जज्बात होगा, अगर आप चाहते होंगे टॉप 10 में आए, टॉप 10 में जगह बनाए, टॉपर बने, तो एकदम तरह से हो सकता है। हम लोग को माँ की जो है इच्छाएं हैं उनको पूरा करना है। तो आप बने रहिए हमारे साथ और सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है।
तो दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न है, कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है, उनके इस इच्छा का मर्म बताइए। इच्छा जो है उनका किस मतलब इच्छा का मर्म क्या क्या स्पष्टीकरण करना चाहते हैं। कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने स्मृति की रक्षार्थ जो प्रकट की है उसका वर्णन हम आगे करेंगे। देखिए रक्षार्थ मतलब होता है अपने आप को रक्षा के लिए जो इच्छा प्रकट करते हैं उसका वर्णन है। अपने कविताओं में किया है। कवि का कहना है कि मैंने जानबूझकर संगीतमय काव्य की रचना की है। देखिए मोहम्मद मलिक जायसी की जो है संगीतमय काव्य की रचना यानी संगीत के रूप में है, ताकि इस प्रबंध के रूप में संसार में मेरी स्मृति बरकरार रहे। इस काव्य कृति में वर्णित प्रागाढ़ प्रेम स्वार्थ नयनों की अश्रुधारा से सिंचित है, यानी कठिन विरह प्रधान काव्य। इनका जो कविता है अगर आप अच्छी तरह से ऊपर सारांश को समझोगे तो मतलब विरह की तरह अश्रुधारा मतलब काफी सैड की बात होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा सैड की बात होती है। और अपने आप को अवगुण के रहते हुए भी वो गुणवान मानते हैं और ऐसा बात भी सही है। अब आपका जो है भाव स्पष्ट करें। दोस्तों ऊपर जो भी प्रश्न बताए हैं इस चैप्टर का वो सबसे इम्पोर्टेंट था। गारंटी हम लेते हैं 100% कि इससे बाहर आपके एग्जाम प्रश्न पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा भी आप ध्यान भटकाइए नहीं, क्लास को पूरी तरह से कीजिए, बातचीत भी नहीं कीजिए। भाव स्पष्ट करना है, ये आपको 5 नंबर में पूछता है या 4 नंबर में पूछता है। कहेगा व्याख्या करिए। जो लही अबही डांभ न होई तो लही सुगंध बसाई न सोई। बहुत ही अच्छा लाइन है। तो इसका जो हो जाएगा उत्तर प्रस्तुत पंक्ति। पहले तो आपको देखिए व्याख्या करने की जब भी बात आ गया या भाव स्पष्ट करे तो उसमें आपको ये बात ऐसे लिखना होगा, ठीक है, तरीका से कि प्रस्तुत पंक्ति प्रथम करवक से उद्दित यानी करवक का प्रथम भाग है। इस कविता की रचयिता मोहम्मद मलिक जैसी इन पंक्तियों के द्वारा कवि अपने विचार को प्रकट करते हुए कहते हैं काम किया है कि जिस प्रकार आम में नुकीली डाभे नहीं निकलती तब तक उसमें सुगंध नहीं आती। आम में जो होता है टिकला होता है तो उसको देखिएगा नीचे मतलब छीप में देखिएगा निकलती है डाभे, तब जाकर उसका सुगंध आता है। यानी आम में सुगंध आने के लिए डाभ युक्त मंजरियों का निकलना जरूरी है। मंजर जिसको कहते हैं वो निकलना जरूरी है। डाभ के कारण आम की खुशबू बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार गुणों के बल पर व्यक्ति समाज में आदर्श पाने का हकदार बन जाता है। गुण के कारण आपके पास अगर गुण है तो समाज में आपका इज्जत प्रतिष्ठा सब कुछ है। अगर आपके पास गुण नहीं है भाई तो आपका कोई भी वैल्यू समाज में नहीं रहता है। तो आजकल गुण वाले व्यक्ति की ही गुणवत्ता होती है, उसके व्यक्तित्व में निखार ला देती है। काव्य शास्त्रीय प्रयोग की दृष्टि से यहाँ पर अत्यंत तिरस्कृत व्यक्तिगत वाच्य ध्वनि है। यह ध्वनि प्रयोजनवती लक्षण का आधार लेकर खड़ी होती है। इसमें वाचार्थ का सर्वथा त्याग रहता है और एक दूसरे का अर्थ निकलता है। और इस तरह से ये बहुत ही अच्छी तरह से लाइन को समझाया गया है। इन पंक्तियों के दूसरे विशेष अर्थ यह होता है कि जब तक पुरुष में दोष नहीं होता है तब तक उसमें गरिमा नहीं आती। डाभ मंजरी आने से पहले आम के वृक्ष में नुकीली टौसे निकल जाते हैं जो कि उसका अवगुण होता है। तो थोड़ा अवगुण भी जो लोगों के पास होता है और उसी में जब आपके पास गुण आ जाएगा तो अवगुण दब जाएगा और गुण आपका दिखना शुरू हो जाएगा और समाज में आप हर एक क्षेत्र में आप इज्जत प्रतिष्ठा मान मर्यादा सब कुछ पाइएगा। दूसरा है रक्त के लय का अर्थ क्या होता है। दोस्तों रक्त के लय का अर्थ क्या है। कविवर जायसी या मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि अर्थात मैंने यह काव्य रचकर सुनाया है। इस काव्य को जिसने भी सुना है उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ है। प्रेम का क्या पीड़ा होता है, कोई भी लव करते हैं उसका क्या पीड़ा होता है, अभी आप लोग हम लोग जिस एज में है आपको पता भी चलता होगा। मैंने इस कथा को रक्त रूपी लय के द्वारा जोड़ा है और इसकी गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से भिगोया है। यही सोचकर मैंने इस ग्रंथ का निर्माण किया है कि जगत में कदाचित मेरी यही निशानी है शेष बची रह जाएगी और हम तो यहाँ से स्वर्ग सिधार की ओर चले जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी लाइन है, आप इसको समझिए। अगला है मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा। यहाँ कवि ने जोड़ी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है। तो यहाँ पर है मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा में जोड़ी शब्द का प्रयोग कवि ने रच कर अर्थ में किया है, अर्थ को ही बदल दिया। अर्थात मैंने यह काव्य रख कर सुनाया है। कवि यह कहकर इस तथ्य को उजागर करता है यानी प्रकाशित करना चाहते हैं कि मैंने रतन सेन पद्मावती आदि जिन पात्रों को लेकर अपने ग्रंथ की रचना की है उनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं था, अपितु उनकी कहानी मात्र प्रचलित है। मतलब प्रचलित है, जो अभी होता है घटित होता है वो है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है।
दूसरे कर्मक का भाव सौंदर्य स्पष्ट करिए। बहुत ही अच्छा है, तो यहाँ से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और विशेष करके हम व्याख्या करने वाले समझाएंगे। देखिए यहाँ पर हिंदी स्पष्ट रूप से दिया गया है। धानी सो पूरक जस करिति जासु फूल मेरे पे मेरे न वासु। बहुत ही अच्छा लाइन है। प्रस्तुत पंक्ति जायसी जी द्वारा लिखित है, कर्मक के द्वितीय भाग से उद्धृत की गई है। पंक्ति में कवि का कहना है कि जिस प्रकार पुष्प अपने नश्वर शरीर का त्याग कर देता है, जब पुष्प जब अपनी नश्वर यानी मर जाता है, त्याग कर देता है शरीर से, जब वो सुबह होता है तो, किंतु उसकी सुगंधित धरती पर परिव्याप्त रहती है, लेकिन उसकी सुगंध क्या रहती है, धरती पर टिकी रहती है। ठीक उसी प्रकार महान व्यक्ति भी इस धाम यानी इस धरती को अवतरित होकर यानी इस धरती पर आकर के अपनी कीर्ति पताका सदा के लिए इस भुवन में फहरा जाते हैं और वो मर जाते हैं। पुष्प सुगंध सदृश यशस्वी लोगों की भी कृतियां विनिष्ट नहीं होती है, बल्कि युगो युगांतर उनकी लोह हितकारी भावनाएं जन जन के कंठ में विराजमान रहता है। और इसी तरह से दूसरे में उन्होंने क्या समझाए हैं कि पद्मावती के लोक कथा को आध्यात्मिक धरातल पर स्थापित करते हुए कवि सूफी साधना के मूल मंत्र को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। दोस्तों मतलब है, अगर फूल जो होता है, फूल अगर आप गाछ में लगा हुआ है, अगर वो टूट जाता है तो क्या होता है, वो नश्वर है, टूट करके नीचे गिर जाता है, मतलब उसका नाश हो गया। लेकिन वो अपना सुगंध छोड़ देता है जो प्रकृति में सदा के लिए बने रहती है और उसका यादगार रह जाता है। ठीक है, जीवन में भी ऐसा ही करना है। आप कुछ ऐसा करिए कि आपके चले जाने के बाद भी आपका सुगंध इस संसार में फहराते रहे सदा के लिए, जैसे कि मोहम्मद मलिक जैसी जी किए हैं। आज हम लोग उनके बारे में अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। यही मूल अर्थ था। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको यहाँ पे है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म लगभग कब हुआ था, तो 1492 ईस्वी में हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी का मृत्यु अनुमानित कब हुआ, तो 1548 में। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब कहाँ हुआ था, अमेठी उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा, अमेठी उत्तर प्रदेश जगह का नाम है। अगला आपका प्रश्न यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ से आप 12th का ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, और ये PDF आपको लेना है तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाइए, और इसको पढ़ना है, अभी लिखना है तो आपको गूगल पे जाइए और वहाँ पे सर्च कीजिए अपना परिवार का नाम माधव NCERT क्लासेस। जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपके सामने इस तरह के पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से देखिए सब कुछ फ्री, मतलब कि फ्री, हर एक चीज फ्री, मुफ्त में कोर्स होगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पर सिंपली आपको एक छोटा सा क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह के पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्लास 12th वाले पे सिंपली क्या कर देना है, आपको एक छोटा सा क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। 12th पे हमने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह के पेज ओपन हुआ। यहाँ से आप जो भी विषय पढ़ना है उसे आप पढ़ सकते हैं। हमें हिंदी में जाना है तो हिंदी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ऐसा पेज ओपन हुआ, इसमें आ जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव ऑल क्वेश्चंस मिल जाएगा, तो यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं। नीचे आप जाएंगे पद खंड में, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है। अब हम लोग सब्जेक्टिव की ओर चलेंगे। तो सब्जेक्टिव का पद खंड का हम लोग पहला पार्ट पढ़े हैं अभी, कर्वक। इसका ऑब्जेक्टिव भी हो गया है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में वीडियो सेव है, आप लोग जरूर देखिए। और अन्य चैप्टर के भी लिए आप लोग पढ़ के रखिए। क्लास में जब भी हम आए तो आप आगे से जवाब देते चलिए। विशेष करके मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला आपका कौन सा क्लास चाहिए, किस चैप्टर का चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस कमेंट की संख्या अधिक होगा हम वो सब्जेक्ट लेकर के आगे हाजिर होंगे। लेकिन डेली आपका ये सब क्लास चलता रहेगा, हिंदी अंग्रेजी। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाइए PDF के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।